गैस हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, HTML हम लोगों ने पूरी ख़त्म कर डाली। आज हम लोग यहाँ पर CSS देखने वाले हैं और CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। और ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या है, कैसे इस्तेमाल करनी है, आप लोगों की किस तरह मदद में आ सकती हैं, देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर CSS क्या करती है इस बारे में तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर ही दिया था, लेकिन एक बार और रिव्यू कर लेते हैं, रिकैप ले लेते हैं कि जो CSS होती है वो आपके HTML को, जो रॉ HTML है, रॉ HTML में उस डिज़ाइन को कह रहा हूँ जो कि अभी तक हमने बनाया है। तो ये रॉ HTML का मतलब है जैसे पैराग्राफ टैग बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है, जैसे H1 बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है, और बाकी के टैग्स जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट जैसे दिखते हैं उसको रॉ HTML बोलते हैं। फिर उसके बाद उसमें अगर हमने कोई डिज़ाइन चढ़ा दिया, जैसे मान लो हमने कहा कि बैकग्राउंड कलर इसका ये कर दो, इसका कलर ऐसा कर दो, इसको राइट में खिसका दो, इसके चारों तरफ से एक गैप दे दो 3 पिक्सल का, वो सारी चीज़ें अगर हमने की तो उसे कहते हैं स्टाइलिंग। और CSS की मदद से स्टाइलिंग दी जाती है। CSS स्टाइलिंग की लैंग्वेज है। तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, और ये हमारे वेब पेजेस को खूबसूरत बनाने में मदद करती है। और तो और CSS की मदद से आप अपनी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है, आपने देखा होगा कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आप लैपटॉप में जब खोलते हैं तो लैपटॉप के हिसाब से हो जाती हैं, और जब आप लोग उनको अपने मोबाइल फ़ोन में खोलते हैं तब वो आपके फ़ोन के हिसाब से आ जाती हैं। और ये काफ़ी कन्वीनियंट होता है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप लोग उसको फ़ोन में देख रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपका यहाँ पे हैमबर्गर इस टाइप से दिखे और आपके लिए पढ़ना आसान रहे। लेकिन आप जब अपने डेस्कटॉप में रहेंगे तो आपको यहाँ पर भी नेविगेशन बार के होने से कोई आपत्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर होम, अबाउट, कॉन्टैक्टर्स और वो सारी चीज़ें अगर इस तरह लिखी हुई हैं तो आप लोगों के लिए डेस्कटॉप में कन्वीनियंट रहेगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन में आ जाते हैं या फिर लैपटॉप में या किसी बड़ी आईपैड जैसी स्क्रीन में आ जाते हैं तब उसके हिसाब से वो अडाप्ट कर ले। इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। और CSS का एक बहुत बड़ा रोल होता है आपकी वेबसाइट्स को रिस्पॉन्सिव बनाने में। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि CSS रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने में किस तरह मदद करता है। हम लोग देखेंगे, कोड लिखेंगे, वेबसाइट्स भी बनाएंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, बस बने रहना है आप लोगों को यहाँ पर मेरे साथ। उसके बाद यहाँ पर जो HTML है, वापस से मैंने यहाँ पर बताया है कि जो HTML है वो सिर्फ आपके वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने में मदद करता है। हम सारी की सारी डिज़ाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी CSS को दे देते हैं। अब मेरे पास कुछ सवाल आ रहे थे, लोग कह रहे थे कि आपने जब IMG टैग के बारे में बताया तब आपने ये बोला कि जो हाइड है और विड्थ है वो आप क्यों नहीं चाहेंगे कि आप वहीं पर एट्रीब्यूट से सेट कर लें, आपने ऐसा क्यों बोला, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो मैंने उस वीडियो में भी बताया और मैं यहाँ पर वापस से बताता हूँ कि मैं सारी जिम्मेदारी डिज़ाइन की CSS को देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हाइट वेट करने से काम नहीं करेगा, लेकिन नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मेंटेनेबल अगर पर्सपेक्टिव से देखें उस वेबसाइट को, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं फ्यूचर में 10-15 डेवलपर्स उस पर काम करना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके जो कंसर्न्स हैं वो सेपरेट रहें, आपका जो आपके जो इमेज की हाइट है वो पूरी CSS डिसाइड करे, ना कि आपके HTML में डिज़ाइनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इनलाइन CSS हो, जिसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो वो सारी चीज़ें हम नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो वेबसाइट का स्केलेटन है वो अलग हो और जो वेबसाइट की स्टाइलिंग है वो अलग हो। तो यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रखना चाहेंगे। ये है हमारा CSS का रोल, ये है हमारा रीज़न कि मैं कहता हूँ कि हाइड और विड्थ को एट्रीब्यूट की वैल्यू देकर कभी भी चेंज ना करें, कभी भी सेट ना करें। तो करने को आप कर सकते हैं बट नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मॉडर्न HTML और CSS में हम ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं। तो हम लोग CSS से हाइड और विड्थ को डिसाइड करेंगे और हम देखेंगे आगे किस तरह CSS काम करता है। तो टू सम अप, जो CSS है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है, और उसमें जो है हम अपने वेब पेज की प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी वेबसाइट्स को ब्यूटीफुल और मॉडर्न लुकिंग, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मॉडर्न लुकिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो बढ़िया, ये तो ठीक रहा। लेकिन CSS लिखें कैसे, CSS का सिंटेक्स क्या है। अब CSS कहाँ रखी जाएगी ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये देख लेते हैं कि CSS का सिंटेक्स क्या है, क्योंकि CSS का सिंटेक्स अलग है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेलेक्टर, ठीक है। सेलेक्टर का मतलब होता है कहाँ। सेलेक्टर आंसर करता है इस क्वेश्चन को कि भाई कहाँ 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 पर रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर देता है हमारा सेलेक्टर कि कहाँ पर आप रखना चाहते हैं अपने किस चीज़ की प्रॉपर्टी चेंज करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। कहाँ पर चेंज होना है, कहाँ पर जो आगे बातें होने वाली हैं अभी इसके अंदर वो कहाँ पर चेंज हो। जैसे कि मैंने कहा पैराग्राफ में चेंज हो, कि वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन पर अप्लाई कर देना। क्या अप्लाई कर देना, प्रॉपर्टी ये अप्लाई कर देना, ये, ठीक है, दिस, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू, ठीक है। तो कलर सेट दिस वैल्यू। तो कुछ इस तरह से हम लोग कहते हैं कि जो सारे पैराग्राफ्स हैं, जितने भी पैराग्राफ्स हैं पेज में, उनके कलर को ब्लू कर दो,
अब अगर मान लो आपके पास 10 पैराग्राफ्स हैं पेज में, पी 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 बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, और आप चाहते हैं ये वाला पैराग्राफ हो उसका ही कलर ब्लू हो, बाकी सबका कलर कुछ और हो जाए, तो आप इसको एक आईडी दे सकते हैं, आईडी इज इक्वल टू समथिंग, और उस आईडी के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। वो मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह आईडी के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, किस तरह क्लास के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, किस तरह टैग नेस्टेड टैग्स के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बस अब ये समझ लो कि किसी तरह का एक सेलेक्टर होगा, जैसे एक बहुत ही बेसिक सेलेक्टर होता है कि टैग का नाम लिख दो। अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँगा एक क्लास को, तो मैं क्लास का नाम डॉट से लिख के डॉट क्लास कर दूंगा, आईडी करूँगा तो हैश आईडी का नाम लिख दूंगा, ठीक है, जो भी आईडी मैंने दे रखी है। लेकिन ये दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा जब मैं सेलेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। अभी बस ये समझ लो कि किसी भी तरह से सेलेक्ट करने का तरीका हम लोग यहाँ पर रखेंगे, और उसके बाद हम कहेंगे इस प्रॉपर्टी को ये वैल्यू सेट कर दो, और उसके बाद एक सेमीकोलन। अब अगर हमें मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट करनी है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए भी सिंटेक्स को हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह लिखेंगे। आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कोई न्यू लाइन नहीं दी है, तो यहाँ पर न्यू लाइन नहीं दी है इसका मतलब ये नहीं है न्यू लाइन नहीं दे सकते हैं। न्यू लाइन आप कितनी भी दे सकते हैं, बट हम अपने CSS को कुछ इस तरह से रखते हैं कि ग्रुप ऑफ सेलेक्टर्स हम देते हैं, ज़रूरी नहीं एक ही सेलेक्टर दें। हमने कहा जितने भी हेडर टैग्स हैं वो, और कॉमा लगा दिया, और उसके साथ साथ क्या, वो पैराग्राफ जिसकी क्लास इंट्रो है। और ये सेलेक्टर्स और मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए इतना समझ लो, मैं इस वाले सेलेक्टर को मैं डिफाइन कर रहा हूँ। हेडर टैग और पी विद क्लास इंट्रो को क्या करना है, एक तो ये सेट कर दो, सेमी कोलन लगाना है यहाँ पर, याद रखना, और ये कोलन भी लगाना है, ये सिंटेक्स का हिस्सा है कि इस प्रॉपर्टी को इस वैल्यू पे सेट कर दो। फिर उसके बाद बॉर्डर रेडियस, इसकी बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल कर दो। बॉर्डर रेडियस क्या होती है, ये सब चीज़ें आगे बताऊंगा मैं। बैकग्राउंड कलर तो बहुत ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा पढ़ के कि बैकग्राउंड का कलर, तो बैकग्राउंड कलर वो होता है, लेकिन बॉर्डर रेडियस क्या है ये हम आगे देखेंगे, और भी चीज़ें देखेंगे बॉर्डर रेडियस जैसी बहुत सारी, तो वहाँ पर हम देखने वाले हैं जल्दी इसको। इस वीडियो में हम CSS को सही से देखते हैं कि क्या है CSS, कहाँ पर रखनी है, किस तरह यूज़ करनी है। तो CSS को यूज़ करने के, CSS को ऐड करने के मार्कअप में 3 तरीके होते हैं। तो यहाँ पर वो 3 प्राइमरी तरीके क्या हैं उनको देख लेते हैं। ये मार्कअप क्या होता है ये तो बता दो। मार्कअप कुछ नहीं है, मार्कअप HTML का एक फैंसी सा नाम है, ठीक है। जो HTML कोड है उसको मार्कअप कहते हैं, और जहाँ जहाँ मैं मार्कअप कहूँगा आगे वीडियोज़ में वो उसका मतलब होगा कि मैं यहाँ पर HTML कोड को रेफ़र कर रहा हूँ। अब ये 3 तरीके क्या हैं जिनसे हम CSS ऐड कर सकते हैं। एक तो है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS मतलब कि वहीं के वहीं घुसा दो CSS। जैसे मान लो मैं इसमें P टैग है मेरा, मैं यहीं के यहीं घुसा दूँ, स्टाइल इज़ इक्वल टू ऐसे करके, और यहाँ पर CSS लिख दूँ, और उसके बाद टैग को ख़त्म कर दूँ, और यहाँ पर मेरा जो टैग का क्लोजिंग है वो आ जाएगा, और इसके अंदर जो कुछ भी होगा उसमें वो स्टाइलिंग ऐड हो जाएगी। ये तो बड़ा अच्छा तरीका है, एक ही लाइन में ऐड हो जाता है सब कुछ, ऐसा लग रहा होगा आपको सोच के, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, और हम अभी देखेंगे, कोड लिखेंगे तब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा हम नहीं करना चाहेंगे। इनलाइन CSS क्यों ऐड करना एक अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद इंटरनल CSS। इंटरनल CSS क्या होती है, इंटरनल CSS का मतलब होता है कि मार्कअप को हटाकर हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लगा दिया जाए जिसके अंदर सारी CSS रखें। तो जो मार्कअप है वो सेपरेट हो जाएगा, और जो स्टाइलिंग है वो सेपरेट हो जाएगी एक ही फाइल में। तो आप चाहेंगे कि एक ही फाइल में आपका स्टाइल टैग के अंदर आपकी जो CSS है वो आ जाएगी, और आपका मार्कअप तो है ही वहाँ पर, तो ये दोनों चीज़ें आपकी आ जाएंगी। ये भी एक अच्छा तरीका लग रहा है CSS ऐड करने का। लेकिन क्या होगा अगर आपकी CSS में 1000, 2000, 10,000 लाइन्स है, तब आप कैसे करोगे उसको ठीक। तो तब आप चाहोगे कि एक अलग से फाइल बना लें और उसको इंक्लूड कर लें, तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS का मतलब होता है, इन तीनों का एग्जांपल देके समझाऊंगा, अभी मैंने समझाया नहीं है सही से, अभी आपको ले जाकर समझाऊंगा तब समझ में आएगा ये। अभी बस इतना समझ लो, इनलाइन CSS मतलब इस तरह एक ही एलिमेंट में लगा देते हैं CSS, और वहाँ पर जो है हमारा स्टाइलिंग उस एलिमेंट में ऐड हो जाती है। इंटरनल CSS का मतलब है कि सेम पेज के अंदर लेकिन डिफरेंट टैग में सारे के सारे पेज की मार्कअप एक जगह उसी पेज में। लेकिन क्या होगा जब पेज जो है बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें सिर्फ CSS दिखेगी। अगर हमारी CSS बड़ी है तो सिर्फ CSS दिखेगी, और मार्कअप छोटी है, CSS बड़ी है, तो पूरा जो पेज है वो CSS घेर लेगा, ठीक है। और इंटरनल CSS में इस तरह से हम लोग CSS ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल CSS क्या है, एक्सटर्नल CSS मतलब एक अलग फाइल बनाएंगे, एक सेपरेट .css फाइल बनाएंगे, और सेपरेट .css फाइल बनाकर हम क्या करेंगे, उसमें सारी की सारी CSS ऐड करेंगे और उसको अपने मार्कअप में इंक्लूड करेंगे। तो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1, राइट CSS इन .css फाइल, वो हैरी.css हो सकती है, style.css हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। स्टेप 2 क्या है, इंक्लूड
include that CSS file, include that CSS file to markup। तो इंक्लूड भी करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इंक्लूड ही नहीं करा तब क्या करा, तब पता कैसे चलेगा आपके मार्कअप को कि आपकी ये CSS फाइल भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर हम लोग अब देखेंगे इस चीज़ को, हम लोग जाएंगे VS कोड के अंदर, कोडिंग लिखेंगे और अच्छे से देखेंगे कि ये तीनों CSS फाइल्स किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक ये मेरी HTML की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है, वेब डेवलपमेंट की जो प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने कंप्लीट सब कुछ बताया है, अगर आप लोगों ने इसको एक्सेस नहीं करा है तो मैं कहूँगा काइंडली ज़रूर से इसको एक्सेस करें। और आप लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे बीच बीच में, उनके जवाब इसमें छुपे हुए हैं। आने वाले वीडियो में मैं क्या करूँगा, आप लोगों को करके दिखाऊँगा, ऐड करके दिखाऊँगा इनलाइन CSS, और आपकी किस तरह से आप लोग जो है अपनी स्टाइल शीट्स बना सकते हैं, किस तरह से स्टाइल शीट्स इंटरनेट से इंपोर्ट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो में। सो अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है, वीडियोस पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।